हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आज इस वीडियो में हम आगे की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछले अगर वीडियो आपने देखे होंगे तो यूथ पब्लिकेशन के जो भी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पिछली वीडियो में हमने 102 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे। यहाँ से हम 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था। ये क्वेश्चन जो है हमारा बीपीएससी टीआरई 2.0 18/12/2023 पेपर फर्स्ट में आया हुआ है। ठीक है, तो किससे प्रभावित होकर के चिश्ती खान और डुंडे खान ने विद्रोह किया था। तो ये ऑप्शन हमारा सिंगापुर में। कहाँ पे किया था? सिंगापुर में। प्रभावित किससे हुए थे? गदर पार्टी से प्रभावित हुए थे। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल सिंह। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया था। कहाँ पे किया था? सिंगापुर में। गदर पार्टी का गठन 1913 में हुआ। इसका मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना। और स्थापना किसने की थी इसकी? लाला हरदयाल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना हुई? तो ये कब हुई थी? 1908 को हुई थी। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को होती है। बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी। इस घटना के को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? अभिनव भारत का, तो ये विनायक दामोदर सावरकर थे। कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। इन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर 1904 में, कब? 1904 में भारत में इसकी स्थापना करी। इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, भारत में कब हुई? 1904 में। ध्यातव्य है कि विनायक सावरकर और गणेश सावरकर 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी संस्था मित्र मेला की शुरुआत करी। कौन सी संस्था की? मित्र मेला की। कब की थी? 1899 में नासिक में, जो आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुई। यही संस्था जो है आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में स्थापित हो गई। इसके अतिरिक्त सावरकर ब्रिटेन जाकर इंडिया हाउस तथा फ्री इंडिया सोसाइटी से भी जुड़े। वर्ष 1937 और 43 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है द हिस्ट्री ऑफ द वॉर, इंडियन इंडिपेंडेंस, और दूसरा है हिंदुत्व, हिंदू कौन है। दो पुस्तकें इनके द्वारा लिखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में आया हुआ है 14 दिसंबर 2023 को पेपर फर्स्ट में। क्वेश्चन है हमारा, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? ये मैडम भीकाजी कामा प्रथम महिला थी जो विदेश में इन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। मैडम भीकाजी कामा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैडम भीकाजी कामा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, 1907 में पहली बार जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में
भारतीय झंडा फहराया। कब? 1907 में। भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय क्रांति की जननी कौन है? मैडम भीकाजी कामा। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया था? 3 अंग्रेजों को, तो ये था मेरठ षड्यंत्र मामला। अब क्वेश्चन जो आते हैं हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इकट्ठे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये। तो उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये वायसराय था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इसका कार्यकाल जो था 1916 से 21 तक। ठीक है। और जो ये हत्याकांड हुआ था 1919 में हुआ था। ठीक। इसके काल में ही 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग आया। कौन सा आयोग? सैडलर आयोग। सैडलर आयोग आता है 1917 में। और 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसके विरोध के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार घटित हुआ था। रॉलेट एक्ट कब आता है? 1919 में आता है, तभी जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन कब आए थे? बीपीएससी टीआरई 6-8 एग्जाम 2024 में, जो एग्जाम कैंसिल हो गया था उसमें आए थे। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंप दी गई थी? तो ये किसको दे दी गई थी? ये मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू को दी गई थी। सैफुद्दीन किचलू को। राइट आंसर ऑप्शन बी। खिलाफत आंदोलन के दौरान 1924 में देश में भाईचारा और राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित करने के लिए आर्य समाजी नेता जो थे स्वामी श्रद्धानंद को दिल्ली के जामा मस्जिद का व्यासपीठ यानी कि इमाम पीठ से उपदेश देने के लिए कहा गया था। किस लिए? भाईचारा बनाने के लिए। और मुस्लिम नेता जो थे सैफुद्दीन किचलू, इनको अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां दे दी गई थी ताकि भाईचारा स्थापित हो सके। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन एम.के. गांधी द्वारा शुरू किए गए थे? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये दोनों आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू करे गए थे। स्वदेशी आंदोलन जो था, जो बंगाल विभाजन था 1905 में, तब शुरू किया गया था। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें डी, 1 से अधिक। असहयोग आंदोलन कब से कब था? ये 1920 से 1922 तक चला था असहयोग आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन कब से कब तक चला था? 1942 से 1944 तक। ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए दोनों। और उसके बाद जबकि स्वदेशी आंदोलन जो था बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू किया गया था। और इस आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र द्वारा अपने पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई 2.0 में ही पूछा गया है, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड पेपर में 7/12/2023 को। ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं रिपीटेड हैं और आगे 4.0 में भी आने की संभावना है। तो असहयोग आंदोलन का निलंबन कब किया गया था? 1922 को। जो चौरी चौरा कांड हो जाता है गोरखपुर में, जिसमें 22 पुलिसकर्मी सहित 23 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? राजस्व में कमी हो, बेगार का उन्मूलन हो, वन क्षेत्र में अपने पशुओं को चराने ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना।
तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों ऑप्शन सही हैं इसमें, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब जो क्वेश्चन बनेंगे हमारे, सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी इरविन समझौता जो होता है, और गोलमेज सम्मेलन से जो भी क्वेश्चन इससे संबंधित आए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड इरविन था उस समय। कौन था? लॉर्ड इरविन। कब से कब इसका शासनकाल रहा था? 1926 से 1931 तक। ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। कार्यकाल इसका 1926 से 1931 रहा। क्वेश्चन कब पूछा गया है? TRE 3.0 में, प्राइमरी में, री एग्जाम में। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? तो ये किसके द्वारा की गई थी? MK गांधी द्वारा, महात्मा गांधी। कब की गई थी? 1932 में। ठीक है। तो इसका ध्येय अस्पृश्यता को मिटाना, हरिजन व दलितों का उत्थान करना था। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में होती है, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन, खान अब्दुल गफ्फार खां, इन्होंने ही किया था। ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खां। कब किया था? 1929 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ये 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। किसके किसके बीच होता है? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। अंबेडकर की मांग क्या थी? इन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिया और उन्हें विधानमंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया। ये पूना पैक्ट में हुआ था। पूना पैक्ट का उद्देश्य दलितों के वर्ग की राजनीति प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। 24 सितंबर 1932 में। और बाकी लोग कौन कौन थे? राजगोपाल आचारी, जयकर तेज बहादुर, सप्रू, घनश्याम दास बिड़ला इत्यादि नेता थे। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो ये रियासतों के साथ संघ का निर्माण नहीं, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई? तो ये ऑप्शन सी हमारा सही है। 8 दिसंबर 1927 को साइमन कमीशन गठन की घोषणा की गई। 8 दिसंबर 1927 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की दशा दिशा पर विचार करने हेतु जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन होता है। क्यों होता है? संवैधानिक दशा दिशा को विचार करना भारत में, तो इस वजह से इसका गठन होता है, जिसके सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का भारत में भारी विरोध भी हुआ था, क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य इंडियन नहीं था, सारे अंग्रेज थे। 5 मार्च 1931 को कौन सा महत्वपूर्ण घटना घटी? तो गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, कराची कांग्रेस, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौते के बीच में कौन कौन सी बातें थी देख लेते हैं। हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सबको रिहा किया जाए। गांधी और इरविन के बीच में जो पॉइंट थे क्या थे? हिंसा के आरोपी हों उनको रखा जाए, बाकी सबको रिहा कर दिया जाए जेल से। और दूसरा पॉइंट है भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार भी दे दिया जाए। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। और नंबर 4 क्या है? कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्थगित किया जाएगा। तो ये गांधी इरविन के बीच में बातचीत हुई थी, इन पर समझौता हुआ था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेंगे हमारे, भारत छोड़ो आंदोलन
तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन से संबंधित हैं। क्वेश्चन है हमारा, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को होता है। क्रिप्स मिशन का आगमन कब होता है? मार्च 1942 में। गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन कब होता है? जून 1944 में। तो सबसे पहले इसमें घटना कौन सी है? ऑप्शन बी, क्रिप्स मिशन का आगमन कब होता है? मार्च में 1942 में। और उसके बाद मार्च के बाद जून में 1944 को गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन होता है और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। तो 8 अगस्त 1942 को। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 में 15/12/2023 पेपर 4 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। और इससे पहले अभी ऊपर भी ये क्वेश्चन हमने देखा था बीपीएससी टीआरई 3.0 में। ये प्राइमरी लेवल पे पूछा गया क्वेश्चन है 2024 का, और ये 23 में। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। जो भी छात्र हमारे तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने जो रिवीजन करना चाहते हैं या जो शुरू से पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता। क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? ये 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली के द्वारा अनाउंसमेंट किया जाता है। 20 फरवरी 1947 तक ब्रिटिश जो है भारत को छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की? आज़ाद दस्ता जो है ये जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना करी थी। कब की थी? 1942 में। उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। ठीक है। और देखते हैं, आज़ाद दस्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान होती है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन की एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, सुभाष चंद्र बोस और आईएनए। आईएनए क्या होता है? इंडियन नेशनल आर्मी। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था 1945 में हुआ था होता है। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा जो है वर्ष 1945 में चलाया जाता है। मुकदमा मुख्य रूप से गुरुबख्श सिंह और प्रेम कुमार सहगल शहनवाज खान पर चलाया गया। और आईएनए की तरफ से जो मुकदमे की पैरवी है किसने की थी? भोला भाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार का गठन किया था? तो ये सिंगापुर में किया था। ये क्वेश्चन भी हमारा देखो बीपीएससी टीआरई 3.0 6 to 8 एग्जाम 2024 में पूछा गया था। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में, कहाँ पे? सिंगापुर में। कब? 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना करी थी। यहाँ से दिल्ली चलो का नारा भी दिया और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये दो नारे यहीं से दिए गए थे सिंगापुर से। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो ये हमारे
38 39 दोनों में ही थे, 38 और 39 में। अच्छा, 38 का जो सम्मेलन होता है हरिपुरा में होता है, ये 52वां अधिवेशन था कांग्रेस का। और दूसरी बात, जो 39 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है, इसकी भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। और गांधी जी के जो पट्टाभी सीतारमैया थे, इनको हराया था, तब ये अध्यक्ष बने थे। लेकिन गांधी जी से मतभेद चल रहे थे, इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद जो बाकी कार्यकाल था, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा चलाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के संस्थापक कौन थे? ये मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह थे। और इसके सदस्य कौन थे? सुभाष चंद्र बोस भी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित जो भी पूछे गए प्रश्न, वो आपको देखने को मिलेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? तो ये किंग जॉर्ज पंचम ने रखी थी। किसने? किंग जॉर्ज पंचम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुठीमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? ऑप्शन देखते हैं। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, द्वैत प्रणाली, संघवाद, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये द्वैत प्रणाली, ठीक है। और ये कमेटी का गठन कब होता है मुठीमन का? 1924 में। किसके द्वारा किया जाता है? सर अलेक्जेंडर मुठीमन की अध्यक्षता में। इसका गठन भारत की स्वतंत्रता के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किया गया था। इसका उपयोग भारत और ब्रिटेन दोनों के सह शासन या द्वैत शासन के मुद्दे की जांच के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल जो है लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? ये किसने कहा था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था 1899 से 1905 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो ये इल्बर्ट विल से संबंधित नहीं है। बाकी शस्त्र अधिनियम से भी, स्ट्रेची कमीशन से भी, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से भी संबंधित हैं। इल्बर्ट बिल 1883 में प्रस्तावित एक विवादास्पद विधेयक था और इसका संबंध लॉर्ड लिटन से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? ऑप्शन देखते हैं। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना हजरत मोहानी, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता या गुलामी का चार्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और इसके साथ ही इसे एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये भी कहा था। जिन्ना ने इसको एक एक्ट में पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतः अस्वीकार कर दिया था। इसी एक्ट के द्वारा बर्मा यानी कि म्यांमार को भारत से अलग किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। सही बात है ये। और इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो राइट आंसर हमारा
ऑप्शन डी है, यानी कि सारे कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी डेट थी वो जिसमें निम्नलिखितों ने पटना के आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? जैसे अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, तो अगस्त क्रांति 1942 के दौरान 11 अगस्त, कब? 11 अगस्त को, 11 अगस्त 1942 को निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। इस घटना में शहीद होने वाले सभी छात्र थे। कौन थे? सभी छात्र थे, और इसको पटना गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। 135 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे अगली क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। ये इस सीरीज की आज 4th नंबर की क्लास है। तो जब तक इस बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाते हैं तब तक ऐसी क्लास आपको देखने को मिलती रहेगी। और जो भी साथी हमारे बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट ये क्लास देगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं और आपने देखा होगा कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं और क्वेश्चन का लेवल भी सेम वही है जो क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।